दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। सैंपल पेपर 4 पे पहुंच चुके हैं और ये रहेगा सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज 20 मार्क्स के लिए। और अब की बार 90 के पार की ये सीरीज रहेगी। और कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं पहला प्रश्न, और ये रहा पहला MCQ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196। तो बेटा पहले 196 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 9 18 रहेगा, फिर उसके बाद 2 8 16, तो 249 पे रहेगा, फिर उसके बाद 7 के टेबल पे। और ये रहा आपके सामने, मतलब 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके एक्सपोनेंट्स का सम क्या है। इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर भी क्या है 2, और 2 मिलके बनते हैं 4। और 4 जहां पे आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मिलते हैं आपको 1 मार्क्स। जो देखो, अब नया चेंजेस क्या पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि सम ऑफ, ये है ना एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। एक नया जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि वो पूछ ले नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले। यहाँ पे तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा ना, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ ले अगर, तो आप क्या करोगे। नया क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लेना अपनी कॉपीज पे। देखो 8, वो कह रहा है 8 के फैक्टर बताओ जी। तो 8 के फैक्टर क्या हुए, 8 के फैक्टर बेटा यह 8 के टेबल पे भी जाता है, 1 के टेबल भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 4 के टेबल पे। अब ऐसा करने की जगह आपको करना क्या है, 8 2 की पावर 3 होता है, जितनी पावर है ना उसमें एक ऐड कर दो, वो आंसर रहेगा। तो इसके देखो 4 फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर यही क्वेश्चन ये वाला होता भी, इसके एक्सपोनेंट्स का फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके पूछता, तो क्या होता आंसर। 2 की पावर 2 था, 7 की पावर 2 था। आपको क्या करना था, जो पावर्स में एक एक ऐड करना था। नया क्वेश्चन है बेटा, समझ लो आ सकता है। 2 में एक ऐड करोगे 3 होगा, फिर 2 में एक ऐड करोगे 3 होगा। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, इसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा है। आगे नए बदलाव में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसका सीधा फंडामेंटल होता है, ये जो ब्रैकेट में दिया होगा उस लाइन पे आपको देखना है कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। ये भी 2 क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ जीरोस भी पूछ सकता है, जीरोस के नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके लिए ग्राफ में ये दिया होगा, ये 1 2 3 4 जो भी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कितने पॉइंट पे कर रहा है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। कौन सी लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये रहा आपके सामने आंसर, ये रहा सेकेंड। अब करते हैं हम थर्ड। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ द p। सिंपल सी बात है, अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी यहाँ से क्या रहेगी 4, तो पॉइंट क्या रहेंगे 4,4। तो इसका आंसर भी रहेगा 4,4, ये रहेगा आपका आंसर। कह रहा है इफ y की इक्वल टू 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, इसका कॉमन फैक्टर है और इसका भी। तो जहां जहां y है वहां पे 1 पुट करते हैं। पहली इक्वेशन में पहले पुट करते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a, y की जगह पे फिर 1 इज इक्वल टू 3। सॉरी, ये प्लस का 3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है बेटा, ये क्या रहेगा a प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी उधर जाके माइनस का 3/2। बेटा माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब y में पुट करके देखते हैं, y की यहाँ पे y की जगह पे 1, फिर 1 का, ये पहली क्वेश्चन के में पुट किया, ये दूसरे में पुट करते हैं 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी किसके इक्वल होगा, ए और बी किसके इक्वल होगा। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है -3/2, माइनस का 3/2, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 2, ये कट गया। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, प्लस का 3 आपका ऑप्शन फोर्थ का आंसर 3। फोर्थ का आंसर क्या होगा 3। फिफ्थ, ये क्वेश्चन हमारे काफी सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है, हमने 3 सैंपल पेपर किए, तो उस पर ये आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले में से दूसरे में से पहला माइनस करो और तीसरे में से पहला, तो आंसर सेम आता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस पी बाय पी में से 1/p माइनस करके देखते हैं। क्लियर,
तो P क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस P, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपका ये चीज़ तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का P अपॉन का P, तो P का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 1। क्या माइनस का 1 ऑप्शन है, माइनस का 1 जहाँ पे ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखने में पता नहीं क्या लग रहा है, क्या डाल दिया, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ए वेल प्लेन लोकेलिटी हैज टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर 5 लेन्स। वो ऐसे ग्राफ बनाया है, 5 लेन्स है, 1 2 3 4 5 लेन्स है, हर लेन में 8 हाउस हैं, ठीक है, समझ गए। तो एक हाउस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। तो ऐसे ये 2,2 हो जा रहा पॉइंट, ये 6,5। तो वो कह रहा है व्हाट इज विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्ट 2,2 और 6,5 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। इन्हीं ऐसे तो होगा नहीं पाथ, ये होगा ना सबसे छोटा पाथ। इन दोनों को डायरेक्ट अगर ज्वाइन कर दे ऐसे, अगर ऐसे जाओगे ये बड़ा पाथ हो जाएगा, ऐसे जाओगे ये बड़ा पाथ हो जाएगा, तो ये तो गलत है ना। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये हमें पता है कि ये 7 चैप्टर से पूछा हुआ है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, पहले में से पहला माइनस कर दो बेटा, उसका स्क्वायर कर देना, फिर दूसरे में से दूसरा फिर माइनस कर देना, फिर उसका स्क्वायर कर देना। 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर रहेगा बेटा, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो ये आंसर आपके सामने दिख रहा होगा 3 4 5। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 3 4 5 से ये रहने वाला है। नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, उसी के लिए तो बैठे हैं। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट का 25, और 25 हमेशा हमारे लिए एक 5 लेकर आता है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा सभी को। ये देखिए फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 7 चैप्टर से लिया गया है, और इसका जो थीम है मिड पॉइंट थ्योरम के, मिड पॉइंट आपका सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के ऊपर ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर है। कह रहा 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप इसके वर्टिसेस ड्रॉ करो, A B C D, बिना डायग्राम के बनाना, वो भी आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। ए के पॉइंट क्या है 1,2, बी के पॉइंट क्या है 1,0, सी के पॉइंट क्या है 4,0, डी के पॉइंट क्या है x,y। तो बेटा ये जब यहाँ से यहाँ पे कट करेंगे तो जो बाइसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट पे करेगा, और हमें पता कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो वो बाइसेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट मतलब रेशो 1:1 रहेगा। तो मिड पॉइंट इसका AC का मिड पॉइंट, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, BD के मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट ऑफ BD आप सभी को याद रखना है। क्लियर बेटा जी। तो A से लेके C, A से लेके C, पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, दूसरे में दूसरा जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, 2 + 0/2 इज इक्वल टू 1 + x/2। क्लियर। दूसरा ये वाले में ये जुड़ जाएगा, 0 + y/2 हो गया। क्लियर। तो बेटा पहला ये क्या हो गया 5/2, और इसका 2/2 क्या हो गया 1 हो गया आपके पास, 1 + x/2 y/2। क्लियर। तो बेटा 2 के साथ कटिंग होगी 1, तो पहले को पहले से कंपेयर कर देंगे हम लोग। तो 5/2 1 + x/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस था, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 किस में है, ये ऑप्शन उड़ा, ये उड़ा, 2 बच गए। दूसरा भी फिर निकालना पड़ेगा, y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ा, जिसकी वजह से इसका आंसर 4,2 रहा। ठीक है, नहीं तो आप डायग्राम नहीं बनाते, आपने क्या करना था, D का पॉइंट लिया x, y, सीधा ही हम लोगों ने A को C के साथ करना था 1, ये ऐसे करना था, A और C पॉइंट के पॉइंट ले A और C के पॉइंट करके सीधा ही 1 + 4/2 सीधा लिखते, फिर इधर से लिखते भी 2 + 0/2 हुआ, ठीक है। उसको बराबर करते किसके, इस पॉइंटों के, मतलब अगर थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी ना स्क्रिप्ट हमें, तो 1 + x/2 करते डायरेक्ट ही, बिना डायग्राम के अगर करना होता, तो 0 + y/2,
तो ये स्टेप सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता हमारा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इसलिए रहा क्योंकि अगर आपको पूरी स्क्रिप्ट बतानी थी। क्लियर है सभी को? अब देखो आगे की तरफ। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 8th का आंसर किस तरह से निकलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये वाली चीज़ ना इसके पैरेलल रहेगी, इस चीज़ के पैरेलल रहेगी। अब इसकी डिटेल्स में तो जाएंगी नहीं। कैसे कि ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो दोनों का रेशो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय, जैसे ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू डी पी। आपको क्या निकालना है, तो ऐसे लिख लो। अगर ए बी ऊपर रखा है, ए बी, इसका ए बी रखा है, तो इधर क्या रखना पड़ेगा, ए पी रखना पड़ेगा। नीचे बड़ी ट्रायंगल का सी डी का 6 रखा, तो इसका सी पी का ये यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? जैसे इस ट्रायंगल को पहले रखा ना हमने ए पी, बच्चे क्या गलती करेंगे, इसका जैसे ये रख दिया ए बी बाय सी डी, आप रख दोगे सी पी बाय पी, ये गलत हो जाएगा। जिस ट्रायंगल का पहले ऊपर उठाया उसी ट्रायंगल का दूसरा पार्ट भी ऊपर वही रखना, तीसरे में भी वही रखना, अगर आपको तीनों साइडों को प्रोपोर्शन लेना। क्लियर है ना? ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। सी डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ए पी की वैल्यू क्या है, 7 ए पी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी पी की वैल्यू कितनी है, 7.5। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इरेजर बड़ी करते हैं थोड़ी सी, एक बार इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ए पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 बाय 6 हो गया। क्लियर? 2 2 4, 2 3 6, 15, 75, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3। एक मिनट होती है 6, 25 थी, ये 75 होता है, सॉरी। और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया आपका आंसर। क्या इसका कोई शॉर्टकट बन सकता था? हाँ बन सकता था। कैसे, वो बताते हैं आपको। मैंने पहली और दूसरी साइड का एक रिलेशन देखा। पहली साइड क्या है, 4 है, 4 है ना पहले की। अब देखोगे अगर मैं इसको सारा साफ कर दूं, छोटी साइड वाला 4 है तो बड़ी साइड वाला 6 है, तो इसमें रिलेशन कितना है, 1.5 टाइम्स का है, यही है। अगर बड़ी साइड वाला 7.5 है, ठीक है, तो इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन रहा है ना। तो अगर इसको डिवाइड करें 1.5 के साथ, 1.5 का फैक्टर चल रहा है, तो इसको 15 पंजे 75 होता है, तो ये 5 रहा होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई हो के देखो 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो 15 पंजे 75, 7.5 बन रहा है। तो आप सीधा भी आंसर बता सकते थे, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा आपका आंसर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कल चैप्टर का है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इस तरह से है। तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 दी हुई है। तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। कितनी है बेटा, 3। और हमें क्या निकालना है, पी से लेके आर तक निकालना है, पी से लेके आर तक निकालना है। क्लियर? पी आर ओ क्यू। बेटा जब ये चीज़ है हमारे पास, तो हमारे पास 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये पी आर हमें निकालना है, तो पी आर का स्क्वायर। तो ये तो 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है, आंसर बाहर सीधा ही। देखो बेटा ट्रिपलेट आने बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है।
आप देख सकते हो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पी का आर का स्क्वायर, ये इसमें से माइनस होगा 16 हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हो गया आपके सामने आंसर। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, देन द डिस्टेंस, एक बात मेरी समझ लो कि ये क्वेश्चन एजर्शन रीजन में मुझे लगता है कैसे, कि वो बोलेगा कि दो सर्कल है, उनके डायामीटर के एंड पे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायामीटर के एंड पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरेलल। आप कहीं पर भी उसके टेंजेंट के एंड पे डायामीटर खींच देना तो वो हमेशा पैरेलल ही रहते हैं। अब उसने रिवर्स कर दी स्टोरी, ठीक है बेटा, कह रहा है रेडियस 5 है, रेडियस ये सॉरी ये 5 है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, सिंपल, क्वेश्चन खत्म, खत्म है बेटा, ठीक है। और ये कैसे हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, बट दे आर इन शेप ऑफ अल्टरनेट एंगल, सो ए बी पैरेलल सी डी, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो 10 ऑप्शन जहां पे दिख रही है, 10th का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 10th का बेटा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, बेटा ये सीधा सीधा एक आइडेंटिटी लगेगा इसमें, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये इस तरह से होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, तो कॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन कोसिकेंट अल्फा, मैंने इसको घुमा दिया बेटा, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, अब क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो। क्लियर है बेटा? एक बार माइनस के साथ लिख दो। क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखोगे ये कट जाएगा, तो 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा माइनस का 1, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कोसिकेंट अल्फा, तो कोसिकेंट अल्फा क्या ऑप्शन है हमारे पास 11th का क्या हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन आपका आंसर, 11th का क्या हो गया सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो गया। कोई डाउट? अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही, ये अगर आया ना मेरे हिसाब से ये 3 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें वैल्यूज है और हर वैल्यू पे 0.5 मार्क्स तो जरूर देगा आपको। cos 30, सबसे पहली बात sin 30 का ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, sin 30 cos 30, वैल्यूज भी याद रखनी है आपको, √3/2 होता है, कितना होता है बेटा ये √3/2, पुट कर देते हैं। cos 45 sin 45 का वैल्यू सेम होता है, तो कर देते हम लोग। सीकेंड 60 cos 60 जितना होता है उसका ओपोजिट होगा, तो 4 2 का स्क्वायर हो गया। cos 90 0 होता है बेटा, ये 0 2, tan 60 कितना होता है बेटा √3 होता है। अब जहाँ पे जो चीज़ कट होता है, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 3/4, 1 × 2 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, ये तो आपका 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 2 √3 का स्क्वायर ये कैंसिल होकर 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3/8, 4 4 दा 16 माइनस का 6, 3/8 प्लस 10, तो ये क्या होगा 8, 3 8 10 ज़ा 80, 83/8, 83/8 कहाँ पे है ऑप्शन, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, तो 12 का आंसर क्या हो गया बेटा सी ऑप्शन आपके सामने। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट 5, ये जितना भी है इसकी वर्टिकल हाइट h मान ली, और एक फ्लैग है, और वो जो फ्लैग है वो इसके ऊपर है, कितना है बेटा 5 मीटर का, ये भी 1 मार्क्स में नहीं आएगा, अगर आया तो ये आएगा एटलीस्ट आपका 3 मार्क्स में आने वाला है, पर इसकी तो स्कीम ही ऐसी है कि 1 में आएगा या 5 में,
और वन में तो यही ज़्यादातर बनता है कि ये इसका हाइट अगर ये इसका √3 टाइम्स है तो ये एंगल कितना होगा, या ये √3 टाइम्स है और ये 1 है तो एंगल कितना होगा, या ये 1 है ये भी 1 है तो इस केस में तो 45, इस केस में कितना होता है 60 होता है, इस केस में कितना होता है 30 होता है। तो ये कुछ ऐसा ऐसा पूछता है, ये तो बहुत कम चांस है कि पूछेगा आपसे। ठीक है, 30 से 60 हो जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैगशिप। इसके बॉटम का ये और इसके टॉप का ये। ठीक है, एक एंगल कितने डिग्री है 30 डिग्री, दूसरा एंगल कितने डिग्री है बेटा 60 डिग्री है। क्लियर? बेटा अब इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से करके अब इसको सॉल्व करते हैं साइड पे। क्लियर? क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े हैं, आ भी सकते हैं, हम वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। ए बी सी तभी तो आएंगे, अब की बार 90 बार। तो tan 60, पहले tan 60 हमने किया। tan 60 के लिए कौन सी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। सामने वाला परपेंडिकुलर h+5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है h+5। बेस हमने x ले लिया, तो ट्रायंगल है आपके पास अगली ए बी सी, ए बी सी। tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा h/x हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ट्रायंगल है tan 30 वाली, ये तो h/x। tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 होता है, h/x हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया √3h हो गया बेटा। tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू बेटा √3h+5/x। तो h+5 किसके इक्वल होगा √3x। अब हमें x तो चाहिए नहीं, हमें किसका हाइट टावर की फाइंड करनी है, तो x को उड़ा दो। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ √3h, h+5 √3x की जगह पे √3h, तो √3 3h +5, तो ये माइनस हो गया, तो 2h = 5, 5/2 और 5/2 कितना होता है 2.5, तो h की वैल्यू क्या होगी 2.5 है ऑप्शन में, यस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि मिनट हैंड की जो लेंथ है क्लॉक की वो 21 है, एरिया स्वेप्ट बाय 10 मिनट्स में। फॉर्मूला क्या है θ/360 πr²। सब कुछ पता है, थीटा तो पता नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर जो घड़ी है पूरा घूमेगी 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री। कितना 360, कितने में निकालना 10 मिनट में, एक में कितना होगा 360/60 हो गया, मतलब 6 डिग्री हो गया। तो हमें कितने में निकालना 10 में, तो 60 डिग्री हो गया, हुआ ना 6 × 10 करके 60। ठीक है बेटा, 6 × 10 60 हो गया। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 आ गई, पुट कर दो। थीटा की जगह पे 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके सामने 21 × 21। ये 1/6 हिस्सा होता है, तो ये 2 3 6 2 11 पे हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। 21 × ये 231 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 21 × 21 231, 231 कहाँ पे ऑप्शन है भाई इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये सीधा ही पूछ लिया गया क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 × 2πr। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ इसको। अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर होता तो मैं लिखता θ/360 इट्स अ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, देन πr² इट्स अ पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, दैट्स वाई सॉरी सर्कमफेरेंस, दैट्स वाई इट्स लेंथ ऑफ आर्क। तो ऐसा कुछ है आपके पास, ये आंसर रहेगा θ/360 2πr, θ/360 2πr। तो ये आपके सामने आंसर सी। आगे 16th, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सिंपल सी बात है, होने की संभावना ना होने की संभावना
मिला के क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये 0.05 है, 0.05 है तो 1 कैसे बनेगा, इसके साथ ही बनेगा, और किसी के साथ तो बनेगा नहीं। करके देख लो आप। 0.05 है, नॉट इवन निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस ये इधर आ जाएगा। 1 माइनस 0.05 कितना होगा, 0.95 होगा। 5 पैसे ये 95 पैसे, सिंपल सी बात, तभी 1 रुपया बनेगा। ये भी फ्री का नंबर है। नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन 2-3 तरीके के साथ आ सकता है। पहला पूछ ले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसमें क्या है, 2 3 5। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो बचा क्या, कॉम्पोजिट क्या कौन से बचे, 4 और 6। 4 और 6 कितने नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2/6, तो ये क्या होगा 1/3। तो 1/3 कहाँ पे आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 17th का क्या होगा बेटा, बी हो गया, बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक तो ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऊपर इनका प्लस करो, नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब फॉर्मूला क्या बन सकता है वो निकालना। अब मेरी बात सुनो, या तो तुम ऐसे करो, एस एन का फॉर्मूला लगाओ डिवाइडेड बाय एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो एक तरीका ये हो गया जिसमें n से n कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2a की वैल्यू, सीरीज क्या चल रही है, एक पहला टर्म है, डिफरेंस भी एक है, ठीक है, यही है। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 प्लस n-1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, n+1/2, n+1/2, n+1/2 है ऑप्शन, यस ये रहा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे आप पहली 2 टर्म उठा लो, 1 और 2, आप उठ करके देख लो, तो होना क्या चाहिए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 से 2 का सम बेटा कितना हो गया बेटा, 3 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो, और टर्म्स कितनी है 2। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, वही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, 2 माइनस 1/2, ये तो 1/2 आया, आना कितना चाहिए था 3/2, ये नहीं हो सकता। ये क्या है 2/2, 1 हो गया आंसर, ये नहीं हो सकता। ये क्या है 2 टर्म है, 2 प्लस 1/2, 3/2 बन रहा है ये, यस ये बन रहा है, ये हो सकता है, ये है भी। ये वाला देखते हैं, 2 बाय ये कितना हो गया 3, 2 और 1 3 हो गया ना, इनकी वैल्यू 2 पुट करने में, तो ये क्या हो गया 3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके सामने आंसर ऑटोमेटिकली, बरसात में जैसे डड्डू बाहर आ जाता है, वैसे ये क्वेश्चन का आंसर बाहर आ जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो फिर। होप नहीं आया समझ में, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, 1 और 2, इसका मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 ही तो ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 ही है ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका 3/2 आया। मैंने हर में n की वैल्यू 2 पुट करके देख लिया कि जिसमें हुआ तो वही आंसर, नहीं हुआ तो नहीं आंसर। नेक्स्ट देखो, इट वाइज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस। ये बात ठीक है, द रेडियस ऑफ द पोर्शन इज दिस। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब ये तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। तो सॉरी, ये उस हिसाब से 3 या 5 में हो गया एक तरह से, ठीक है। पर क्या पता आगे जाके कोई गलती हो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था, 2/3 πr³ होता है। अगर ये यहाँ पे πr³ लिखता ना, फिर मेरे को मुसीबत थी, फिर ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में उसने 5 मार्क्स वाली मेहनत करवा लेनी थी हमसे। पर उसका रीज़न गलत है तो हमारा हमारा काम आसान हो गया। तो क्या हो गया, रीज़न फॉल्स इसी में है, ठीक है जी, और किसी में तो है नहीं, तो सी ऑप्शन आपका आंसर। एजर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, ठीक है। 20th ये क्वेश्चन बेटा आपको MCQ में दिख सकता है, यहाँ पे तो एजर्शन रीजन में लगा दिया, पर ये आपको उसमें दिख सकता है। कह रहा है √3, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 √3, 2 √3, 3 √3, ठीक है जी, 4 √3।
क्या ये एपी में है? यस, दिख ही रहा है ना। कितने का गैप है? √3 का गैप है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर एपी। दोनों कड़ियाँ भी, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये एक दूसरे का रीजन भी है। तो आपके सामने आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्यों और कैसे। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो कोई चीज़ एपी में होगा। क्लियर है? तो ये थे आज की क्लास में आपके लिए 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने चुन के लेकर आए अब की बार 90 पार सीरीज में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।